अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और हम आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि इतनी ऑर्डिनेंसेस आ रही हैं, ये इनकी वजह क्या है। और ऑफ कोर्स जो अपोजिशन है वो डिवाइडेड है, वोट क्यों नहीं कर पाती, किसी ऑर्डिनेंस को रोक क्यों नहीं पाती, शोर तो बहुत मचाती है, क्रिटिसाइज तो बहुत करती है, लेकिन आखिर कोई अमली काम इकदाम क्यों नहीं उठा पाती। दूसरा, आज हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आज ताजिकिस्तान में मौजूद थे, 2 दिन का दौरा कर रहे थे। वहाँ पर बिजनेस कम्यूनिटीज़ फोरम से उन्होंने खिताब किया, वहाँ पर Q&A सेशन अरेंज किया और उन्होंने बताया बिजनेस कम्यूनिटी को ताजिकिस्तान की कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो 23 करोड़ है और ये बहुत ही बड़ा नंबर है और इसकी वजह से बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, हम बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए तो मौजूद हैं, लेकिन क्या यही 23 करोड़ अवाम किसी लेजिस्लेशन में, किसी कंसल्टेशन में या किसी राय के हवाले से इनको कोई खातिर में लाया जाता है या नहीं। ये बात बहुत ज़रूरी हो गई है यहाँ पर कहने की कि इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि जो तब्दीली के नाम पर आने वाली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, वो अगर अपने किसी लोग या अपने डेप्यूटीज़ को चेंज करना चाहे तो उसके मामले में बहुत हिचकिचाती है, इस तब्दीली से घबराती है। क्यों घबराती है, इस पर भी बात करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जी एक नया ऑर्डिनेंस इसका इंदिया आ गया है कि लाई जाएगी इन पार्लियामेंट, जिसके हवाले से चेयरमैन नैब को तौसी दे दी जाएगी। अब ये तौसी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी सवाल उठते हैं। दूसरा, हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि बल्दियाती इंतखाबात हुए पाकिस्तान, कराची में, पिंडी में, और हमने देखा कि एक डिसमल परफॉर्मेंस नजर आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता है ये बल्दियाती इंतखाबात, पूरे पाकिस्तान में उनकी जीत है, 2-4 वोटों से है, लेकिन 2-4 सीटों से। लेकिन अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पिंडी में इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी डिसमल क्यों रही, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि पिंडी तो कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दूसरा मियाँ वाली है। इस पर भी बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं जी, लीगल एक पर्सपेक्टिव ज़रूरी है, क्योंकि ऑफ कोर्स लीगल मैटर्स ही होते हैं जो कि अवाम के ऊपर असरअंदाज होते हैं। जी, इरफान कादिर साहब ने ज्वाइन किया, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया कादिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो यही बता दीजिएगा, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं कि ये चेयरमैन नैब की जो तौसी के हवाले से बात की जा रही है, तो तौसी तो हो ही नहीं सकती। आई मीन देयर इज नो सच थिंग एज एन एक्सटेंशन। रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, वो भी कंसल्टेशन के बाद। तो पहले तो इसको क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज हमने देखा है कि उन्होंने नोटिस तो इशू कर दिए हैं फवाद चौधरी साहब को और आज़म स्वाति साहब को कि वो सबूत के साथ बुनियाद बनाकर बात करें और पेश करें सबूत अगर उनके खिलाफ कोई कैरेक्टर असैसिनेशन की है, जो चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। इस हवाले से बता दीजिएगा उनके हवाले से क्या कर सकती है हुकूमत और क्या ऑप्शंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। जी जी, आपने ये 2 सवाल किए हैं, तो आपके पहले सवाल का जवाब आपने खुद ही बता दिया कि तौसी कानून में लिखी हुई है, क्योंकि वहाँ जो लैंग्वेज लिखी है वो लिखी है कि चेयरमैन नैब शैल बी अपॉइंटेड फॉर 4 years फॉर अ नॉन एक्सटेंडेबल टर्म। तो नॉन एक्सटेंडेबल टर्म्स मीन्स आप सही फरमा रही थी कि तौसी नहीं हो सकती, लेकिन फ्रेश अपॉइंटमेंट पर कोई बार नहीं है, फ्रेश अपॉइंटमेंट हो सकती है। इससे पहले मेरी फ्रेश अपॉइंटमेंट हुई थी जब मैं पहले प्रोसिक्यूटर जनरल था फ्रॉम 2003 टू 2006, और मैं पहला प्रोसिक्यूटर जनरल था जिसने अपनी टर्म मुकम्मल की थी। उसके बाद जब मुझे दोबारा बनाया गया 2010 में, क्योंकि 2009 में मुझे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बनाया जा रहा था उस वक्त, बहरहाल उस पर मैं अब नहीं जाता, लेकिन 2010 में जब मुझे दोबारा प्रोसिक्यूटर जनरल फ्रेश अपॉइंटमेंट मेरी हुई, तो वो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त मेरे पीछे पड़ गई और उन्होंने एक गलत फैसला दे दिया, जिसपे उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये फ्रेश अपॉइंटमेंट को ही उन्होंने तौसीह करार दे दिया, जो कि बिल्कुल गलत था, जो कि एक ऐसा डिसीजन था जो कि किसी भी गवर्नमेंट को इग्नोर करना चाहिए, और मैंने भी उसको इग्नोर किया था जब मैं प्रोसिक्यूटर जनरल था। और मैं तकरीबन 8-10 माह के करीब मैं वहाँ बैठा रहा था, या कम से कम 5-6 माह मैं बैठा रहा था, और मैंने उसको नहीं माना था। लेकिन जब वो झगड़ा बहुत बढ़ रहा था तो फिर मैं समझा कि एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश जो है वो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के दरमियान, तो इसलिए मैं अपनी कुर्बानी दे दूँ, और मैंने फिर इस्तीफा दिया था। लेकिन वो मैंने लिख के दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सर, आप सियासत में नहीं आए, क्योंकि आज ऑप्शन तो यही है कि आप सियासत में आ जाते, आपको आ जाना चाहिए था, जिस तरह फवाद चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन को फरमा रहे हैं कि वो सियासत में आ जाएं, क्योंकि उनको सियासी पोजीशन लेने का बहुत है। जी सॉरी, नहीं, मैं सियासत पे इसलिए नहीं आया कि मैंने कभी सियासत नहीं की। मैंने न सिर्फ के मुल्की सियासत की बल्कि बाहर पॉलिटिक्स भी नहीं की, और जब भी जजेस ने सियासत करने की कोशिश की है तो मैंने हमेशा उस पर भी तनकीद की है, और मैंने हमेशा उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताए हैं, क्योंकि जजेस के बारे में खास तौर पर उनके ओथ में लिखा हुआ है कि वो सियासत नहीं करेंगे।
और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं कि जो लोग अच्छे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो मैं तो खैर अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, लेकिन जो इस काबिल है उनको बिल्कुल। चलें, अब ये बता दें कि जो क्लैश हो गया है इदारों में क्लैश जो नजर आ रहा है, इसका क्या होगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्जामात लगे, इलेक्शन कमीशन ने आज रिस्पॉन्ड किया है, नोटिस भेज दिए हैं फवाद चौधरी साहब को, आजम स्वाति साहब को। क्या कर सकते हैं आजम स्वाति और फवाद चौधरी साहब? क्या जवाब दे सकते हैं, सबूत ला सकते हैं, और ये मामला फिर कहाँ जाएगा? देखें, इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है और उनको ये पावर्स हैं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसी को भी यानी कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन में किसी को पनिश कर सकते हैं। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ वो जो प्रोविजन है, सेक्शन 10 है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत उनको इख्तियार दिया गया है। लेकिन रेफरेंस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 को। ठीक, ये 2003 का जो कि अदालतें इस्तेमाल करती हैं, ये 2003 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस जो कि गालिबन जुलाई में आया था, ये दिसंबर में रिपील हो गया था, और फिर एक 2004 का ऑर्डिनेंस आया था, वो भी रिपील हो गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इनडायरेक्ट रीजनिंग के जरिए ये 2003 का जो ऑर्डिनेंस है, इसको यही पकड़ के रखा हुआ है, और वो कहते हैं कि बस अब यही कानून है। तो इस पे भी जब ये मामले आगे चलेंगे तो इस पे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे, और इलेक्शन कमीशन अगर उनको सजा दे देती है तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि क्या वो इससे नाअहल हो जाएंगे। क्योंकि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा दी थी, तो उनको फिर सुप्रीम कोर्ट ही ने नाअहल कर दिया था। लेकिन मैंने एज अटॉर्नी जनरल इस चीज को न सिर्फ के माना नहीं था, बल्कि मैंने फहमीदा मिर्जा साहब ने मुझसे, जो उस वक्त की स्पीकर थी, उन्होंने मुझसे राय मांगी थी कि क्या यूसुफ रजा गिलानी जो है वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन का इशू उनका कोई। ठीक है, आपने बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ रेज कर दिया गिलानी साहब के केस के हवाले से। हम इस पर भी बात करेंगे। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू इरफान कादिर साहब, थैंक यू सो मच। और आपने राय सुनी, एक लीगल जो पर्सपेक्टिव है वो आपके सामने रखा गया। अब हम बात करेंगे जी, इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेनेटर हैं और नून लीग से ताल्लुक है। जी इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज 2 नोटिस तो भेज दिए हैं फवाद चौधरी साहब को और आजम स्वाति साहब को। इसके हवाले से भी बात कर लीजिए। और इल्ज़ाम तो बहुत सीरियस है कि एलिगेशन है ये चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कि वो नून लीग से करीब हैं या नवाज शरीफ से करीब हैं। इसके हवाले से आप क्या कहिएगा? बहुत शुक्रिया सना। मामला ये है कि इस तरह के बयानात और इस तरह के इल्ज़ामात, ये मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत का एक वतीरा कह लें या उसकी हिकमत अमली कह लें, वो ख़ास तौर पर ऐसे इदारों को निशाना बनाते हैं या ऐसे अफराद को निशाना बनाते हैं जिनके बारे में उन्हें ये तवक्को होती है कि शायद जानिबदारी के साथ अपना किरदार अदा कर सकते हैं या जो उनके अज़ाइम के रास्ते में मज़ाहमत कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है जो मेरा ख्याल है कि जिसको बड़ा एतबार और लोगों के दिलों में उसका वक़ार होना चाहिए। जब इस इदारे को इंतहाई मोतबर, उधर दूसरी तरफ तो आप ये चाह रहे हैं जी कि इलेक्शन जो हैं उनमें EVMs आ जाएं और वो बड़े गैर जानिबदाराना हो जाएं, और जो सारी एक्सरसाइज जिस इदारे ने करनी है उस इदारे की बुनियाद को आप उखेड़ रहे हैं, उसको आप गैर मोतबर कर रहे हैं और उस पर ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो मेरा ख्याल है बड़े तिफलाना और बचगाना किस्म के हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ से पैसे खा लिए, फ़लाँ को आग लगा दो, फ़लाँ से मिला हुआ था। भाई नवाज़ शरीफ इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है 3 दफ़ा। अगर वो किसी के पास से गुजर गया है या किसी से उसने हाथ मिला लिया है या किसी ने उससे सलाम दुआ कर लिया है तो क्या वो मुजरिम हो गया? क्या उसे पाकिस्तान के अवाम की फ़हरिस्त से, शहरियों की फ़हरिस्त से निकाल देना चाहिए? क्या उसको किसी भी मनसब के लिए नाअहल कर देना चाहिए? तो मुझे इन बयानात में आप सच जानिए सना, बड़ा अजीब सा लगा कि इस लेवल से, वज़रा के लेवल से, पार्लियामेंटेरियंस के लेवल से इस तरह के सती बयानात आते हैं। और फिर आपने ये भी देखा है कि इससे बालातर सतह से भी बयानात आते हैं, फ़लाँ ने इतने अरब की पेशकश की थी, फिर कहा कि जी ये तो मेरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, फिर कहा जी कि इलेक्शन में फ़लाँ ने रिगिंग की थी और मुझे फ़लाँ सफ़ीर ने बताया था। ये चीज़ें होती चली आई है। अब मुझे दुख इस चीज़ का हो रहा है कि एक इदारा है जिसके बारे में एक अच्छा तासुर अवामी सतह पे जा रहा है कि वो गैर जानिबदारी के साथ
उसूली तौर पर, नजरियाती तौर पर अपना जो दायरा कार है जी। उसको सामने रखते हुए अपना एक किरदार अदा कर रहा है। सिद्दीकी साहब, आप आज ही इतने की एक फ्लो में ताज़ा बोल रहे हैं कि तरीन मैं जो रुकने का आपका डेवलपमेंट इंतजार कर रही हूँ। सॉरी, मैं आपको अब कता कलामी माफ कीजिएगा। हमारे साथ कायरा साहब भी मौजूद है, मैं चाहूंगी कि वो इस डिस्कशन में शामिल हो जाएं। सॉरी, आप इतने फ्लो में बोल रहे थे, मुझे रोकना नहीं आ रहा था आपको। बहुत बहुत थैंक यू सर, मैं आपकी कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी। आपके पास वापस आती हूँ। जी कायरा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और दूसरी तरफ ये भी बता दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिस तो भेज दिए हैं, सर्व कर दिए हैं, और ये तमाम तर जो ऑर्डिनेंसेज आ रही हैं, अब हम सुन रहे हैं नैब के चेयरमैन की भी तौसी होगी, तो ये इस हवाले से आप लोग के पास नंबर्स पूरे हैं कि आप इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर सकें, या फिर आप सहारा लेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का और फिर सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे मदद के वो इनको क्रॉस डाउन या स्ट्राइक डाउन कर दे? जी, पहली गुजारिश कि ये क्या कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल इरफान साहब ने कहा कि ये इनकी हिकमत अमली हो सकती है या कुछ और, लेकिन ये इनकी हिकमत अमली है। ये हुकूमत बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस से ये कंफर्टेबल नहीं थे उनके ऊपर हमलावर हुए, मीडिया से कंफर्टेबल नहीं हुए तो मीडिया पे हमलावर हुए, अपोजिशन से कंफर्टेबल नहीं थे तो सबसे पहले अपोजिशन पे हमलावर हुए। नैब ने थोड़ा सा इनके दोस्तों को, इनके साथियों को थोड़ा सा खींचना चाहा, उनका एहतसाब की तरफ जाना चाहा, इतने बड़े बड़े स्कैंडल आए, मजबूर हो गए वो, तो नैब की ऐसी तैसी फेर के रख दी। और अब इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल सिंपल बात कह रहा है कि जी ये काम हमारा है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, वन मैन वन वोट, अडल्ट फ्रेंचाइज, सीक्रेट बैलेट के तहत वोट कराना, ये हमारा काम है, और वो उसमें ऑटोनॉमी रखते हैं। आप उनको जब आप जरा गौर कीजिए, जब ये ईवीएम का इशू छिड़ा, और ये ईवीएम पता नहीं क्या चीज निकल आई है, ये समझते पता नहीं इन्होंने कुछ चीज ऐसी इन्वेंट कर ली है जो इससे पहले कभी वजूद नहीं रखती थी। कि 2010 में जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उसमें हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए, उसमें भी ये ईवीएम का सारा कुछ किया। हमने तो इलेक्शन कमीशन को बड़ी ऑटोनॉमी दी थी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी थी, अपॉइंटमेंट के ऊपर, तरीकाकार के ऊपर बड़ी वजाहत कर दी गई, ट्रांसपेरेंट किया गया। उसके बाद वोटर लिस्टों में आईडी कार्ड का इंदराज किया गया, तस्वीर वाली वोटर लिस्टें दी गई, कुछ 6 करोड़ या 5.5 करोड़ के करीब वोट जो डबल एंट्रियां थी वो खत्म हुई, बहुत काम हुआ। उसके बाद मियां साहब के दौर में इस पे बहुत काम हुआ। अब ये कह रहे हैं कि हमने उस वक्त भी हमने ईवीएम के ऊपर काम किया था, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके पार्लियामेंट के मेंबर्स और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स पे मुश्तमिल टीम में गई थी उन ममालिक में जहां पे ईवीएम का इस्तेमाल होता है, और फिर प्रोटोटाइप भी बना था। ये इनके वज़रा को पता नहीं क्या शक पड़ गया कि ये कुछ साइंसदान पैदा हो गए नए से। अब अर्ज ये है कि ये एक पॉलिसी के तहत इलेक्शन कमीशन पे हमलावर हैं, और ये चाहते हैं कि हर इदारा डिमोलिश कर दिया जाए, और ये फाशिज्म का खास असूल है। आप सदर ममलिकत के इदारे को देखिए ना, ये इलेक्शन कमीशन को सदर ममलिकत के पास बुलाया जाता है और वहां बैठ के इनकी तजलील होती है। कोई छोटी जगह तो नहीं है ना। सदर ममलिकत जिस तरह बड़केबाजी के तहत अपनी स्पीच कर रहे थे पार्लियामान के जॉइंट सिटिंग में, क्या वो उस इदारे के शायान शान है? अब गुजारिश ये है, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, लीगलिटी क्या है? हमारे पास अगर अक्सरियत होती तो हम हुकूमत में होते जी, हमारे पास अक्सरियत तो नहीं है, लेकिन हम इनके मेंबरान को, हम अपोजिशन के, हम हुकूमत के इत्तेहादियों को, इन सब को जाके समझा रहे हैं और समझाएंगे। हम उनके सामने अपील करेंगे कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टी सिवाय इमरान खान साहब के चंद लोगों के, बाकी सब कह रहे हैं कि ये तरीकाकार गलत है, ये कंसेंसस से लेजिस्लेशन होनी चाहिए, इसमें कोई एक जमात स्टेक होल्डर नहीं है। वो जमातें जो इस वक्त पार्लियामान में नहीं हैं, इवन वो भी स्टेक होल्डर हैं। वो जो सूबाई जमातें हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं, और आप पार्लियामान के अंदर जमातों से मुशावरत करने को तैयार नहीं है। और फिर ये कोई 10-12 स्टेप्स होते हैं इलेक्शन के, जिसमें से एक स्टेप जो है वो वोटिंग है, वो पर्ची डालना है। बाकी सारे स्टेप तो अपनी जगह, इस पर्ची के स्टेप के ऊपर भी आपने तो कायरा साहब ये तो आप मान रहे हैं ना कि आपके पास, कायरा साहब ये तो आप मान रहे हैं ना कि अददी अक्सरियत नहीं है आपके पास, और ऑपोजिशन जब तक आप बड़ी सीनियर एंकर हैं, हमारे पास अददी नंबर होता तो हमारी हुकूमत होती, हमारे पास अददी नंबर नहीं है, बट डजंट मीन हम इसके ऊपर अपनी पूरी जिम्मेदारी से जो हम कर सकते हैं असेंबलियों के अंदर बाहर मीडिया के जरिए, और इनके जो इत्तेहादी हैं उनके पास, इनके अपनी जमात के लोगों के पास जाएंगे, और उसके बाद जरूरत पेश आई तो यकीनन अदालतों का रास्ता भी खुलेगा और अंडरमाइन होगी पार्लियामान, इनके हाथों एक दफा फिर तजलील होगी पार्लियामान की हुकूमत वक्त के हाथों। लेकिन ये कानून, और एक बात याद रखिए,
ऐसा कानून जिस पे इत्तेफाक ना हो, और अगर फर्ज करें ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक ना हो। मैंने कई प्रोग्रामों में कहा कि फर्ज करें रेलवे की वजारत कहती है कि हम एक ट्रैक के ऊपर गाड़ी चलाने की पोजीशन में हैं, और हमारे पास जो ट्रैक बिछा हुआ है इसको अगर अपग्रेड भी कर लिया जाए तो हम 120 किलोमीटर से ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चला सकते। पार्लियामान एक बिल पास कर देती है कि नहीं, आप इसके ऊपर मैग्नेटिक ट्रेन चलाओ जो 500 किलोमीटर की रफ्तार से चले। वो बिल तो पास हो जाएगा, कानून तो बन जाएगा, लेकिन जिस महकमे ने वो गाड़ी चलानी है, जिस ट्रैक पे वो चलनी है, ना वो गाड़ी अवेलेबल है, ना वो ट्रैक अवेलेबल है, ना वो एक्सपर्टीज अवेलेबल है, लिहाजा वो काम नहीं हो पाएगा। सही है, ओके, ठीक है, वो काम नहीं हो पाएगा, लेकिन वो काम निकाल लेते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम निकालना जानते हैं, और पार्लियामान की तजलील होगी या पार्लियामेंट को मजीद वकार से नवाजेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जानेंगे जी इस वक्फे के बाद। अमजद अली नियाज़ी साहब, अच्छा चले नवाजेंगे। अच्छा चले, मैं सिद्दीकी साहब आपसे कॉमेंट ले लेती हूँ ब्रेक से पहले। आप जरा इस पे अगर रैप कर दें कि ये अददी अक्सरियत नहीं है क्योंकि आप डिवाइडेड हैं, या ये अक्सरियत हो सकती थी अगर आप साथ होते? ये इत्तेहादी जमातों के पास जा रहे हैं, ऑपोजिशन जमातों के पास नहीं आ रहे। जी सना, देखिए ये अददी अक्सरियत का मामला ही नहीं है। जैसे कायरा साहब ने कहा, ये पॉलिटिकल कंसेंसस का मामला है। आप यकतरफा तौर पर ये काम नहीं कर सकते। आप देखें, आपने बहुत से काम ऐसे रखे हुए, क्यों रखे हुए हैं? मसलन इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप कंसेंसस से बनाते हैं, इत्तफाक राय से बनाते हैं, बाकायदा एक फार्मूला कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया है। आप एक इंटरम निगरान हुकूमत बनाते हैं, उनके वज़राए आला हों या वज़ीर आज़म हो, वो आप कंसेंसस से बनाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि ये सारा निज़ाम तो इत्तफाक राय का तकाजा करता हो और आप एक मशीन गाड़ दें उस दिन और कहें जी कि ये हमारी मर्जी है और हम इससे काम करेंगे। इंतखाबात वो शोबा होते हैं जिसके अंदर इत्तफाक राय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान के जितने बड़े अलमिये हुए हैं वो इंतखाबात की कोख से फूटे हैं। इसलिए अगर इंतखाबात से पहले ही आप ये इस तरह की हरकत सकनात शुरू कर देंगे और मुसल्लत करेंगे इलेक्शन कमीशन को बहुत किया है। सिद्दीकी साहब, आप ये सब इलेक्शन कमीशन पे नजर तो काफी ऑपोजिशन जमातों ने भी उतारा है। इस पर बात करते हैं, मुझे वक्फा लेना आपका रिस्पॉन्स इस वक्फे के बाद वक्फा लेते हैं जी। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं कायरा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं इरफान सिद्दीकी साहब नून लीग से, और हमारे साथ मौजूद हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, अमजद अली नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अमजद अली नियाज़ी साहब, तोपों का रुख है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ अभी हमने मोड़ दिया है, ये बताइएगा कि अभी कायरा साहब ने ब्रेक से पहले बहुत वजह फरमाया कि एक तो आप मीडिया से नाराज़ हों तो मीडिया के लिए ऑर्डिनेंस ले आते हैं, या मीडिया को बाइंड करने के लिए कोई तरीकाकार ढूंढते हैं, अपोजिशन से लड़ाई हो तो उनको सिलेक्टिव एक अकाउंटेबिलिटी के फॉर्म से गुजारा जाता है। दूसरा एक मयार नजर आ रहा है कि आप लोगों को जो चीज़ पसंद है या आपकी एमा पर नहीं है, आप उसको बदल देना चाहते हैं, तब्दील कर देना चाहते हैं। तो लेकिन जो लोग तब्दील होने वाले हैं, जिनका वक्त पूरा हो गया, उनको आप तब्दील नहीं करना चाहते। ये क्यों है? और ये आम माफ़ी का ऐलान, मतलब मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ से बात शुरू करूँ। मतलब आप लोग ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आपके 2 मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट्स दे दी, जिससे बाकी तमाम जो है लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब हिचकिचा रहे हैं बात करने में या डिस्टेंस कर रहे हैं। तो ये सच बात है, ये सही कही है फवाद चौधरी साहब ने, आजम स्वाति साहब को ये कहना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, पहली बात तो ये है कि हर एक सोचने का अंदाज़ अपना होता है और हर एक इंसान की पॉलिटिक्स डिफरेंट होती है। अब असल तो चीज़ जो डिबेटेबल मैंने समझा जिसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए थी कि हम इलेक्शन प्रोसेस को किस तरह शफाफ लेके जा सकते हैं आने वाला जो 2023 का है, और फिर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हम कैसे हक दिला देखते हैं। आज डिबेट ये होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि आज मतलब दूसरा तीसरे दिन हम एक ऐसी तरफ वो एक स्टेटमेंट उसको अहमियत दी जा रही है जिसकी मेरे नज़र में कोई फ्रूटफुल नहीं है। जो फ्रूटफुल होनी चाहिए, जिसके ऊपर पूरी कौम को डिबेट करनी चाहिए कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के अंदर जितने भी इलेक्शन है सिवाय एक आध के जिसके बारे में सर, जिस इदारे को आपने ये जिम्मेदारी दी है, जिसको आइन ने ये जिम्मेदारी दी है, माजरत के साथ जिस आइन ने आपके इस इदारे को ये आइनी मतलब तरीकाकार वजह कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इलेक्शन होल्ड करना है ना। अगर शफाफ इलेक्शन पे हम बात तो तब करेंगे जब आप इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ नहीं बनाएंगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन को ही मुतनाज़ बना देंगे नियाज़ी साहब, तो फिर हमें तो बात करनी पड़ेगी ना तीसरे दिन भी।
सना, पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 219 के नीचे उन्होंने इलेक्शन कराने, ये जिम्मेदारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है इलेक्शन कमीशन को। अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो आप डिबेट नहीं कर रहे हैं ना, आप किसी के अफराद के ऊपर, किरदार के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके एक्शन और रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो इस पे मेरे ख्याल में नहीं, ये एक सानवी चीजें हैं जो मैंने पहले कहा कि बात ये सानवी इल्जाम होते हैं। ये सानवी इल्जाम था कि मतलब इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के ऊपर आप ये इल्जाम लगाते हैं, पैसे खाता है। ये चलती रही। तो आप लोग सर ये इल्जाम तो आप लोग हर किसी पे लगाते हैं ना, जो आपके खिलाफ खड़ा होता है उस पे आप लोग यही इल्जाम लगाते हैं, मैं लिफाफा हो गई, बाकी लोग पैसे लेते हैं, किसी ने गद्दारी कर दी, किसी ने क्या कर दिया, मतलब ये हर एक नहीं, मैं सिर्फ सच बता रही हूँ। पहली बात तो ये कि इदारे गलतियां नहीं करते, अफराद इदारे गलतियां नहीं करते, हमेशा अफराद ही गलतियां करते हैं, सही भी करते हैं, डिसीजन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ये एक मतलब एक लंबी मैं समझता हूं कि बहस है जिसमें अगर पढ़ा जाए, लेकिन असल चीज ये है कि इस पाकिस्तान में ये आप नहीं कह सकते कि लिफाफा बरदार जर्नलिस्ट नहीं आए, आप ये भी नहीं कह सकते कि लिफाफा बरदार हैं और नहीं है। ये भी एक मतलब जिस तरह आपने कहा, हाँ सम के किरदारों में झोल भी होता है, कि सम के करैक्टर्स में जो है वो इतनी मजबूती भी होती है कि आप उसे कह सकते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में ना किसी से चाय की प्याली नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हम देख रहे हैं वाले साहब के ज़माने से, अगर उनके मतलब ये मैंने पहले कहा कि अगर उनके पर्सनल करैक्टर्स पे जाया जाए तो छोड़ें उस बात को, बात फिर वही आ जाती है कि आपका नेशनल करैक्टर क्या है, आप किस फ़लसफ़े को, किस फ़िलासफ़ी को साथ लेके चल रहे हैं। और फ़िलासफ़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ही है कि हम पाकिस्तान को एक ऐसा इलेक्शन दें जो ट्रांसपेरेंट भी हो। सर क्या ये ईवीएम के बगैर, अच्छा ठीक है, मुझे जरा बाकी केस पे जाने दें। क्या सर ये ईवी टेक्नोलॉजी के आने से पहले मुझे एक बात बता दे, मुझे ये बता दे, ये तजावीज दे देना अपोजिशन। देखिए बात ये है तो अपोजिशन से आप बात तो करने को तैयार हो, तजावीज तो देते हैं, आप उनको खाते में नहीं लाते ना। पड़ा है तो वहां पे कोई नहीं, कोई अगर मुझ पे तजावीज देना चाहते हैं, हमने तो नेशनल सर तजावीज देना चाहेंगे सिद्दीकी साहब, अगर हमारी को कुरान। चले मैं सिद्दीकी साहब का जाती हूँ पंजाब में, वेलकम। चले पंजाब में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है जी नून लीग ने। कैंटोनमेंट इलेक्शन में 47 सीटें नून लीग जीती है, 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई हैं। पिंडी का रिजल्ट अगर मैं आपको बताऊं तो काफी हैरानकुन था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1 सीट, जमात इस्लामी की 2 और नून लीग ने 7 हासिल की। तो ये बताइएगा सिद्दीकी साहब, ये जो आप लोगों ने काम की जगह इज्जत, वोट की जगह काम को इज्जत देने का जो चेहरा सजाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, क्या ये उसका फल है? मेरा ख्याल ये है कि अवाम जिस तरह की सोच रखते हैं, एक आम आदमी जो होता है ना, बल्दियाती इंतखाबात एक आम आदमी की सोच के सबसे बड़े आईनादार होते हैं। वो किन मसाइल का शिकार है, उसे ईवीएम की ज़्यादा ज़रूरत है, उसे पीएमडीए की ज़्यादा ज़रूरत है, उसे कोई फॉरेन पॉलिसी का इशू है, उसके लिए वो अफ़गानिस्तान के मसले में उलझा हुआ है, ये उसकी तरजीहात नहीं है। उसकी तरजीह ये है कि जो आटा उसे 35 रुपये मिल रहा था वो 80 रुपये या 90 रुपये तक चला गया। उसकी तरजीह ये है कि वो चावल कितने के ख़रीदता है, घी कितने में आ रहा है, चीनी कितने में आ रही है, उसकी ये तरजीहात है। वो हर रोज़ सुबह से शाम तक इसी ठीक है सर, वक्त की कमी है, मुझे बस बताइएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी में ये जो चेंज आया है, क्योंकि वोट को इज्जत दो की जगह हमने काम को इज्जत देने की जो बात की है, शख्सियाती भी है अगर ये, तो बताइएगा कि आपको लगता है कि ये इट हैज हेल्प्ड? जी, वो वोट को इज्जत दो का मतलब यही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में, कि वोट की इज्जत ही का ये मामला है। हम नहीं चाहते कि वोट किसी को पड़े और निकले किसी और के खाते में और गिना किसी और के खाते में जाए। ये वोट की इज्जत का एक मामला रहा है, रुसवाई रही है एक ज़माने से। अब मैं असल में जो नियाजी साहब ने गुफ्तगू की उस पर थोड़ा सा तबसरा करना चाहता था कि ईवीएम कोई शजरे ममनुआ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि इसकी तरफ आना कोई इस्लाम और कुफ्र का मामला है। बाहमी मुशावरत होनी चाहिए, इसके नेगेटिव पहलू देखने चाहिए, इसके पॉजिटिव पहलू देखने चाहिए। ये जंप स्टार्ट ना लें इस तरह से। देखें ना, इंडिया के अंदर ये एक्सरसाइज 1982 से शुरू हुई, और आपको पता है कि ये केरला में पहले जो सूबाई इंतखाबात थे 1982 में ये मशीन इस्तेमाल हुई। 99 में यानी 17 साल के बाद तकरीबन ये लोकसभा के कुछ इलेक्शंस में, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आई,
और ये 2004 के बाद यानी 22 साल के बाद इंडिया इस पे आया। हम चाहते हैं कि जंप स्टार्ट लें और आज ही से ये काम चलें जंप स्टार्ट लेते हैं। कायरा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मैं कायरा साहब एक मिनट, कायरा साहब से कमेंट ले लूं। सर दीदी साहब बहुत ज्यादा हो जाएगी, ब्रेक लेनी है। कायरा साहब आप बता दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि ईवीएम्स के इस्तेमाल से, टेक्नोलॉजी के आने से पहले हमारे इलेक्शन शफाफ नहीं थे और हमारे 75 साल से इलेक्शन तो कभी हुए ही नहीं शफाफ, तो आज ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुरी लग रही है, फॉरेन फंडिंग केस में बुरी नहीं लगती, फैसल वापडा का केस में अगर तारीख पे तारीख देते तो बुरी नहीं लगती, ईवीएम्स पे एतराजात उठाती है तो बुरी लगती है, तो ये क्या कुछ सिलेक्टिव है यहाँ पर? मैंने तो पहले गुजारिश की, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान खुद इसी गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं जी। हमारी गवर्नमेंट के, ये मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट के बनाए हुए नहीं जी। सो खुद अगर मियाँ साहब के दोस्त थे, उनके प्यारे थे, उनके अच्छे लगते थे, उनके दोस्त थे, तो बनाए तो खुद ही थे। मियाँ खान साहब ने खुद उस वक्त खुद अपने फैसले पे जरा गौर कर लेते। दूसरी गुजारिश ये है कि वो एक नेक नाम आदमी है, मैं जाती तौर पे उनको नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जनरली आके एक अच्छी शोहरत कमाई है। और अगर उनके फैसलों पे आपको एतराज है, जिस तरह हमें कहते हैं कि अदालत का रास्ता खुला है, अदालत में चले जाते हैं, यूं अगर आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे और वो भी इदारों के सरबराहों की करेंगे और आप हुकूमत वक्त के हाथों हो, अपोजिशन में, हमसे इलेक्शन, अक्सर इलेक्शन में हमें गिला रहा, हमसे इलेक्शन छीने गए, बिल्कुल ऐसा हुआ। लेकिन सना मैं एक और बेहद गुजारिश करूंगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिलिमिटेशन, उसके अलावा जमातों को तोड़ फोड़ करना, टिकटें देना, उसके बाद जो तरक्याती काम कराना, इलेक्शन की मशीनरी का तयन करना, पोस्टिंग कराना, थाने कचहरी, इन सब का बहुत बड़ा रोल है, हमारी एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल है इलेक्शन प्रोसेस में। ये जो वोट डालने का अमल है, जो ईवीएम के जरिए कराना चाहती है हुकूमत, उसको ये एक हिस्सा है। ये कुछ 10 मसालों में या 12 मसालों में से एक मसाला है हांडी का, और इसके ऊपर खड़े हो गए, ये आ गया। चले हांडी अब ठीक है, हांडी अब चढ़ाई दी है तो जरा एक वक्फा ले लेते हैं, फिर हम बात करते हैं जी ब्रेक के बाद। और क्योंकि आम माफी का ऐलान भी कर दिया गया है तालिबान, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर यही कह रहे हैं, आपके सदर यही कह रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में ये कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामानी लेवल पर इस पर बात हो गई है या नहीं? ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान सिद्दीकी साहब और हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अली नियाजी साहब, कायरा साहब भी मौजूद हैं। जी नियाजी साहब, आपने सुनी गुफ्तगू दोनों की, कायरा साहब की भी, सिद्दीकी साहब की भी ब्रेक से पहले। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये देखें, कोई ये नहीं कह रहा कि ईवीएम्स का इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसके वक्त पे ये जंप स्टार्ट कर देना और उसको मतलब मे बी वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट येट, इसके ऊपर कुछ ग्राउंड वर्क होने की ज़रूरत है, कंसल्टेशन की प्रोसेस है, आप लोग साथ बैठ कर बात कर सकते हैं। ये कंसल्टेशन की प्रोसेस क्यों नहीं चलती आगे? हम कोई यकदम कोई जंपिंग नहीं स्टार्ट कर दी हमने जी। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नेशनल असम्बली में आए और सबको बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट की उन्होंने कि ये को हम, उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में किया कि अगर हम एक तजावीज़ लेके आए हैं, अगर इसके मुकाबले में आपके पास कोई इससे बेहतर तजावीज़ हैं जिसके ऊपर वी सिट टुगेदर और हम एक कंसेंसस इस पे डेवलप कर लेते हैं ताकि हम आगे की तरफ बढ़े। ये मसला जो पिछले कई समय दहाइयों नहीं बल्कि पूरी पार्लिमानी तारीख का है, जिसमें आप किसी एक आध, जैसे मैंने पहले कहा कि आप उसको हम बदलना चाहते हैं कि ताकि आने वाला जो भी इलेक्शन हो, जो इलेक्शन कमीशन कराए उसको वो इतने साफ और शफाफ हो कि कोई भी कह सके कि ये मैंने जिसे मुंतखब किया, जिसे मैंने वोट दिया था, ये वही नुमाइंदा है। वो ये ना कह सके कि मैंने जिसे वोट दिया तो वो तो लेकिन कोई सर आप तजावीज मांग रहे हैं, लेकिन मैं सर एक मेरी अर्ज सुन लीजिए कि मैं कह रही हूँ कि वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि तजावीज दे दें, तो इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी क्रिटिसिज्म ही दिया था ना, उन्होंने तो कुछ आपको चीजें ही बताई थी कि इन चीजों का बता दीजिए, एक क्रिटिसिज्म था या तजावीज थी, आप इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते थे ना। मतलब ये आप लोगों ने इस पे डेड एंड क्यों लगा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एतराजात के बाद? आप उनके जवाब देते? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट। देखो 27 ऐसे उनके जवाब थे जो उनकी अपनी कैपेबिलिटी के बारे में थे। 10 जो थे वो ईवीएम के मुतालिका थे, जिसके कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं, जो पैटी इश्यूज थे जिसको हल किया जा सकता था। लेकिन देखिए सुप्रीम जजमेंट दी, उसके ऊपर भी उन्होंने अमल नहीं किया। अब हमारा मौक़िफ़ सिंपल इतना है कि हम शफाफ की तरफ जाना चाहते हैं। हमारा कोई इससे बड़ा
और ईवीएम के अलावा कोई तरीका नहीं है सर, शफाफ इलेक्शन की तरफ जाने का ईवीएम के अलावा कोई तरीका नहीं है। आप अगर आप मुझे बता दें सना, आप मुझे बता दें जितनी भी पार्टीज बैठे हैं, सीनियर लोग बैठे हैं, मैं मतलब सीनियर कायरा साहब है, सीनियर पॉलिटिशियन है, सिद्दीकी साहब एडवाइजर रहे हैं टू प्राइम मिनिस्टर, आप बैठे गवर्नमेंट से हम मैं इनकी जो भी तजावीज़ें लेके जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तजावीज़ वो हो जो जिनमें लॉजिक हो। सिद्दीकी साहब लॉजिकल तजवीज कायरा साहब लॉजिकल तजवीज दें जी, या अभी लेके जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? आपने देख लिया, एमएनए लेके जाएंगे खान साहब तक, आप बताइए जी, तजवीज दीजिए सिद्दीकी साहब। जी सना, ये बड़े अच्छे अज़ाइम हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है नियाज़ी साहब जिस खुश दिली के साथ ये पेशकश हमें कर रहे हैं, लेकिन ये पेशकशें इस तरह किसी टीवी टॉक शो पे नहीं होती। इसके लिए एक माहौल बनाया जाता है, एक फ़ज़ा तख्लीक की जाती है, एक सीरियसनेस दिखाई देती है। जब आप एक चीज़ के बारे में इस तरह तय कर लें या उसे एक ज़िद बना लें या उसे अपनी एक चिड़ बना लें कि जी हमने तो ये हर हाल में करना ही करना है, और दूसरों से कहें जी आप तजवीज़ लेके आएँ, इस तरह नहीं कोई तजवीज़ लेके आता। आपको मिल बैठना पड़ता है। पार्लिमानी निज़ाम की जो रूह है वो यही होती है कि मिलजुल के फैसले करना पड़ते हैं। और मैं बात वही दोहराना चाहता हूँ, इलेक्शन ऐसी चीज़ है, अब नियाज़ी साहब फरमा रहे हैं जी कि 10 ऐसे निकात हैं जो मशीन के बारे में, मैं कहता हूँ एक भी नुक्ता अगर मशीन के बारे में है जो उसे डिस्क्रेडिट करता है या जो शक पैदा करता है या जो ये तासुर देता है जी कि ये हैक हो सकता, उन्होंने कहा है कि ये हैक हो सकती है, ये एक ही नुक्ता काफ़ी है कि इसको हम इस पे डिपेंड नहीं कर सकते। कायरा साहब ने बड़ी तफसील से बताया 2009 में ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, उनके ज़माने में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बाहर से भी मशीनें लाई गई, इसका तरिया गया बाद ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर, नहीं हम आगे बढ़ सके। आप भी कीजिए, जुज़वी तौर पे आपने ज़िमनी इलेक्शन में इस्तेमाल किया होता, अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, इसमें ही इस्तेमाल करके देख लेते कि इसके नतायज क्या निकलते हैं। आप इसे उठा के 2023 में जो आप इलेक्शन चाहते हैं कि हो जाएं, आप उसमें जंप स्टार्ट में इसलिए कह रहा हूं कि मशीन को पहली ही बार आप उन्हें इलेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। मुझे आगे बढ़ने दीजिएगा जी, जिसके लिए 22 साल इंडिया। ठीक है सिद्दीकी साहब, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पूरा स्वात में ऑपरेशन किया, बड़ी कुर्बानियां दी, हमारी बहुत कुर्बानियां हैं, पाकिस्तानियों की बड़ी कुर्बानियां, हमारी फौज की इतनी कुर्बानियां हैं तालिबान के खिलाफ, लेकिन हमने पहले आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आम माफ़ी का ऐलान होगा, अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी यही फरमा रहे हैं। आप बताइएगा कायरा साहब, क्या ये किसी कंसल्टेशन के बाद या कोई पार्लिमानी लेवल पर इस बात में गुफ्तगू हुई है? आपकी सेनेट की एक फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, क्या उसमें गुफ्तगू हुई है? क्या ये मतलब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत का फैसला है या ये तमाम मुश्तरका फैसला है हमारी सियासी जमातों का? बहुत शुक्रिया। मैं इस पे कमेंट करने से पहले जस्ट हाफ ए मिनट आपका लूंगा। ये तो पहले मौजूद छिड़ा हुआ था ना, हम जैसा बहुत अच्छे आदमी है और अच्छे जज्बे से बात कर रहे हैं, हम इनके जज्बे की कदर करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इनकी पूरी जमात ने बड़ी तगदो, बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश और काबिश से 3 साल में गालियां दे दे के, बुरा कह के, सारे इंतकामी हथकंडे इस्तेमाल करके वो माहौल खड़ा किया है कि हम ये आपस में इकट्ठे ना बैठ सके। बड़ी तगदो से, बड़ी कोशिश से उन्होंने माहौल बनाया। फिर जब ये ईवीएम का और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आई तो आपने ऑर्डिनेंस अपना जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद हमने कहा भाई इस तरीका कार गलत है, तो फिर आपने एक दिन में 25 कानून 1 घंटे में पास कर दिए, उसमें ये कानून भी पास कर दिए। जब सेनेट में जाके ब्लॉक हुआ तो फिर आपने कहा अच्छा आइए, लेकिन आके आपने पहले बात ईवीएम पे करनी है। तो भाई आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक ओवरऑल माहौल लेके चलिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ये भी आएगी तो उसका भी बात कर लेंगे। तो पहले अमजद साहब, मैं आपके इस दावे को एक्सेप्ट करता हूं, सिर्फ ये है कि ये दावा वज़ीर आज़म साहब से करा दे, वो ये टीवी में बैठ के कह देते हैं, लेकिन अमलन उन्होंने हमेशा इसके बिल्कुल मुतसादम काम किया। आप हमें छोड़िए, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आपका अपना लगाया हुआ था, आप उसके तो लत्ते ले रहे हैं, आप उसकी तो ऐसी तैसी फेर के रख रहे हैं, आप जजेस के साथ तो तबाहियां फेर रहे हैं। ये सना बुच्चा वाले बड़े आपके गीत गाते थे, आपको यहाँ तक पहुंचाने वालों में बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां लाना चाहते थे, अब आज भुगत रहे हैं ना बैठ के, ये भी मीडिया वाले भी, तो हम इनके साथ है। अच्छा। तो गुजारिश ये है, हाँ भुगत रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा नहीं आप ये कह रहे नहीं, मैंने कहा आपने कहा मैं लेकर आई, मैंने कहा सर मेरा ये नहीं आप नहीं लेके आए, भी है कि एक माहौल में आप साथ हैं। दूसरी गुजारिश ये है, इस तरह नहीं होता, और ये डिजाइन है अमजद साहब आपकी जमात का, आपके इल्म में ना होगा लेकिन आपकी क़यादत का, और ये तर्ज सियासत है
जो इस वक्त आपकी क़यादत चला रही है। जमहूरियत एक और तर्ज सियासत है, ये तर्ज हुकूमत है। फाशिज्म एक और तर्ज हुकूमत है जो इलेक्शन के जरिए ही आता है और फिर अपने ही बनाए हुए इदारों को जो लेके आते हैं उनको डिमोलिश करते हैं। ये भी उसकी खास इस्तेलाह है। लेकिन चले इसको छोड़िए, अब आइए जो आम माफी का ऐलान है। देखिए, बिलाशुबा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा जंग में, अफगानिस्तान की जंग में, और अफगान जंग के नतीजे में हमारे 80-90 हजार के करीब लोग शहीद हुए हैं और शहादतों से कई गुना बड़ी तादाद वो है जो डिसेबल हो गए, जो मजरूब हुए हैं, जितने कारोबार नुकसान हुए हैं। और इन सारी चीजों से ज्यादा सना बैठे हैं मेरे सीनियर, सबसे ज्यादा नुकसान, माली नुकसान भी बर्दाश्त हो जाएगा, जानी नुकसान भी, खून बहा भी माफ हो जाएगा। जो हमारा सोशल फाइबर बर्बाद किया गया है, जो हमारे अंदर इंतहा पसंदी और मजहबियत को कूट कूट के भर दिया गया है, हर मामले में हमारे रवैये बदल दिए गए हैं। और ये आलमी ताकतों ने बाकायदा एक पॉलिसी के तहत बड़े पैसे, बड़ी इंटेलेक्चुअल एफर्ट के तहत एहसास ये किए, उससे हम कैसे जान छुड़ाएंगे। और आज अल्लाह करे इसके सब के बावजूद भी जंगों के बाद जब आप इकट्ठे बैठते हैं तो आपको रिलीफ देने पड़ते हैं। यकीनन आज अगर हमारी हुकूमत वक्त कह रही है, सदर पाकिस्तान कह रहे हैं, तो मुसल्लह अफवाज भी ऑन बोर्ड होंगी, बाकी इदारे भी। लेकिन बाकी तो पता नहीं ऑन बोर्ड है या नहीं है। सियासी जमातों से किसी से मशवरा नहीं किया गया। हमारे दौर में ये हुआ, मियां साहब के दौर में ये हुआ कि जब कोई कौमी इशू आया, इस तरह का इशू जिससे हमारे पूरी कौम मुतासर हो सकती है, तो हमने उसके ऊपर एपीसी। चले, अच्छा ठीक है कायरा साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं न्याजी साहब का सॉरी रिस्पांस ले लूं। जी न्याजी साहब, आप बताइएगा, क्योंकि अब जाहिर है अगेन मैं कह रही हूँ ना, तोपों का रुख आप ही की तरफ है आज। आप ये बताइएगा कि अब ये देखिए एक वतीरा आप लोगों ने जो बना लिया, अब ये क्यों ऐसा लगता है कि अनफ्रेंडली है, अनकोऑपरेटिव है? कोई चीज आप कौम के मसले को कौमी मसला क्यों नहीं समझते? बाकी लोग जमातों को क्यों नहीं इंक्लूड करते? बाकी मुल्क दुश्मन है क्या? हाँ, बाकी क्या? जी नाज़िब, बसादे एहतराम, मेरे लिए दोनों एहतराम के, मैं उनको एहतराम करता हूँ। लेकिन देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब नेशनल असम्बली में आके रिक्वेस्ट करते हैं, फिर स्पीकर साहब तमाम पार्लिमानी लीडर्स को कोशिश कर रहे थे बैकडोर चैनल से कि हम किसी नतीजे तक पहुँचे। इससे संजीदा बात नहीं हो सकती थी। इससे भी बड़ी, अगर आप समझते हैं, मेरे लिए दोनों मोहतरम हैं कि इससे भी बड़ी और क्या बताएं कि हम किस लेवल पे रिक्वेस्ट करें। हमारा तो दिल यही है कि हम बेहतर अंदाज में ऐसी लेजिस्लेशन, ऐसी रिफॉर्म्स लेके आए नेशनल असम्बली और सेनेट में। आज तो आपने मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में माइंडसेट ही चेंज कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं कि आप कौन सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ पर मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। अगर आप जल्दी से 20 सेकंड में सर। जी सना, दूसरी जी अच्छा, आखिरी बात करूं कि जैसे कि कायरा साहब ने कहा कि हमेशा जंगों के बाद रिकन्सिलिएशन भी होती है। जी। अगर आप वजीरे अपना हमारे खारजा साहब की पूरा बयान पढ़े तो उन्होंने कहा कि मशरूत कुछ चीजें कंडीशन, हाँ, लेकिन डिस्कस तो की जा सकती है। ये भी तो स्टेक होल्डर्स है, हम भी स्टेक होल्डर्स है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामान में मौजूद है। पार्लियामान की तजलील तो ना करें ना सर। और दूसरा नहीं सना, नहीं नॉट एट ऑल। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नेशनल असेंबली में तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया गया था और जी जहां वो गुफ्तगू हुई थी कि उनको नहीं एक्सेप्ट करना, और फिर हमने एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद वो देखिए, उसके बाद इवन JHQ में सेनेट की और नेशनल असेंबली दोनों की स्टैंडिंग कमेटी जो है वहाँ पे गई थी और उन्होंने एक बड़ी तवील ब्रीफिंग दी गई थी कि आपका फ्यूचर कहाँ खड़ा है और आप कहाँ खड़े हैं। सर स्टैंडिंग कमेटीज देती हैं, ये देती हैं तजावीज, या आपको दी जाती हैं? मतलब स्टैंडिंग कमेटी का काम नहीं है तजावीज देना या कोई बात करना। उनको तो आप किसी खाते में नहीं लाते। पार्लियामेंट नहीं, आपको पता है पार्लियामेंट जो है वो उसकी जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उसी के बेस पे तो। चले सर, मेरा मुझे बहुत प्रोड्यूसर साहब डांट रहे हैं, सॉरी न्याजी साहब, आप इनका हल्का ना ले। ठीक है, हल्का ना लें। ओके, थैंक यू न्याजी साहब, बिल्कुल हल्का नहीं ले रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया कायरा साहब। काश के वक्त ज्यादा होता और गुफ्तगू हो सकती, लेकिन यहाँ पर हमें प्रोग्राम इख्तिताम करना है। बहुत शुक्रिया देखने के लिए, एंड वी विल सी यू टुमारो।